हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सी शमतिल आरफीन एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लाइव सेशन था उसमें हमने ITR 3 फाइल करना सीखा था और ITR 1 और ITR 4 हम पहले देख चुके हैं। इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम उसमें ये देख रहे थे कि कुछ डिडक्शंस हमें अलाउ होती हैं। तो जब मैं उन डिडक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन का एक अलग से चैप्टर है। तो आज हम उसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं, डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शंस क्यों दी जाती हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है उसमें से ये डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है, तो आपका जो टैक्स का बर्डन है वो और कम हो जाता है। मतलब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी ऊपर है, 5 लाख से भी ऊपर है, तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इन शॉर्ट, आपके पास अगर कोई डिडक्शंस हैं। तो आइए देखते हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे कैसे बचा सकते हैं और आप टैक्स की सेविंग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं डिडक्शंस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिडक्शंस के। तो देखिए, 2 तरह के डिडक्शंस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, मतलब आपको डिडक्शन तभी मिलता है जब आप किसी बॉन्ड में या किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट, जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तभी आपको मिलता है डिडक्शन। ऐसे टाइप के जो भी डिडक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस। दूसरे टाइप के डिडक्शन होते हैं इनकम बेस्ड, मतलब जो आपको इनकम मिल रही है, जो आपके हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तभी आपको मिलता है उसका डिडक्शंस। तो कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिडक्शन, कुछ होते हैं इनकम से रिलेटेड। तो ये 2 तरह के डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस। ठीक है, देखिए ये है हमारा मास्टर कैलकुलेशन चार्ट। जब हमने इनकम टैक्स का कोर्स शुरू किया था तब हमने इस चार्ट को देखा था। तो हमने ये देखा था कि जब हम 5 हेड की इनकम को ऐड करते हैं तो वो बनती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं पे करना पड़ता है। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को लेस कर देते हैं, फिर जो इनकम आती है उसको बोलते हैं नेट इनकम, मतलब टैक्सेबल इनकम। तो जब आप डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है उसके ऊपर आपको पे करना होता है टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उन्हीं डिडक्शंस को कवर करने वाले हैं। तो उस सीरीज में जो पहली डिडक्शन है वो है सेक्शन 80C। बहुत फेमस ये डिडक्शन है। कई बार आपने सुना होगा कि 80C की डिडक्शंस किसी भी एम्प्लॉय को या इंडिविजुअल को मिलती है। तो आइए आज हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 80C में जब आप कुछ डिपॉजिट करते हो या अमाउंट पे करते हो, किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आप लेते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो, वो उसकी बात हो रही है। कोई प्रोविडेंट फंड है जो सरकार वगैरह एस्टैब्लिश करती है, सेटअप करती है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या आप किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या किसी अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में आप पैसा लगा रहे हो, या आपने NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, या जो ट्यूशन फीस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कितने ही बच्चों के लिए, अप टू 2 चिल्ड्रंस, अगर आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये जो हमारे जो लड़कियों के लिए जो सरकार की योजना है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके लिए ये है। तो अगर आपने वो स्कीम ले रखी है, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का जो FD वगैरह होती है, लेकिन कितने साल की? 5 साल की, या आपने किसी बैंक वगैरह से टर्म डिपॉजिट ले रखा है, वो भी कौन सा? नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, या आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, उसका आप रीपेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होता है उसको आप पे कर रहे हो किसी बैंक को। अगर आपने इन चीज़ों, इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी हैं छोटी छोटी, तो अगर आपने इन चीज़ों में या तो डिपॉजिट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। 80C की एक बात और है कि हमेशा 80C का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। ये नहीं कि अगले महीने पे करना है, डिडक्शन आज ले लिया। नो, जब आप पे करोगे उसके बाद ही डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, 80C का एक और भाई है, उसको बोलते हैं 80CCC। 80CCC। अच्छा,
ये किसको मिलता है? देखिए, कुछ सर्टेन पेंशन फंड्स होते हैं, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि पेंशन सिर्फ इंसानों को मिलती है, कंपनी और फर्म को नहीं। तो जो सर्टेन पेंशन फंड्स हैं वो सिर्फ ओनली इंडिविजुअल के लिए है। अच्छा, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगी? जो भी अमाउंट ऑफ आप डिपॉजिट कर रहे हो किसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कोई एन्युटी प्लान है LIC का या कोई और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका, तो जितना आप अमाउंट उसको पे कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन। लेकिन इसके बाद जो आपको पेंशन रिसीव होगी किसी भी प्रीवियस ईयर में, जब ये मेच्योर हो रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करिएगा। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जब वो पेंशन मिलेगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। 80CCD की बात आता है। 80CCD ये कैफे कॉफी डे नहीं है, ये इनकम टैक्स का एक और डिडक्शन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये किसको मिलता है। इसके लिए आपको एम्प्लॉय होना पड़ेगा, किसका? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उनके लिए ये जो NPS होता है ना, पेंशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह इसको नोटिफाई करती हैं। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम लेना कंपलसरी है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के हो या एनी अदर एम्प्लॉय हो तो ये स्कीम को ज्वाइन करना आपके लिए ऑप्शनल है। दूसरा, आपके पास जॉब नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तब भी आप NPS ले सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हैं एलिजिबल लोग जिनको 80CCD का डिडक्शन अलाउ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, 80CCD1 और 80CCD2। जो 80CCD1 है वो जब एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करता है तो मिलता है। कितना मिलता है? 10% ऑफ सैलरी का। जितनी भी साल भर की सैलरी है उसका 10% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 5 लाख है तो 50,000, 4 लाख है तो 40,000। दूसरा पार्ट है 80CCD2 का, वो जब एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन देता है तब। तो देखिए, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है एम्प्लॉयर तो 14% ऑफ सैलरी, और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फिर 10% ऑफ सैलरी, इतना ही डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, अब आप ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो ना स्टेट गवर्नमेंट के, इन शॉर्ट आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, आप हो सेल्फ एम्प्लॉयड, उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, लेकिन अप टू 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। जितनी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 20%। अगर आपके 10 लाख है तो उसका 20%, 5 लाख है तो 20%, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, जो HRA के लिए सैलरी है का मतलब है, कह रहा है वही मतलब यहां पर भी है, सिंपल, ठीक है। अभी तक जो सरकार की जो NPS की स्कीम है वो कौन सी है, उसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, अटल पेंशन स्कीम। अभी तक बस एक यही स्कीम चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा सर, अभी हमने पढ़ा 80C, 80CCC और 80CCD। 80CCD में भी दो पार्ट पढ़े, 80CCD1 और CCD2। तो क्या हम इसमें जितना चाहें उतना कंट्रीब्यूशन करें और हमें मिल जाएगा डिडक्शन, ऐसा है क्या सर? तो नहीं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो इसकी भी लिमिट है। आप सेक्शन 80C में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, CCC में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 80CCD1 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे जितना इन्वेस्ट करो, लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1.5 लाख 1,50,000 को एक्सीड नहीं कर सकती। तो आप जितना भी कंट्रीब्यूशन कर लो, किसी में भी कर लो, जब डिडक्शन देने की बात आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,50,000 डिडक्शन ही मिलेगा। समझ गए फ्रेंड्स? अच्छा, एक छोटा सा सेक्शन होता है 80CCD ब्रैकेट में 1B। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एडिशनल 50,000 मिल जाएगा, यानी कि 80C प्लस CCC प्लस CCD1 इसका 1.5 लाख और CCD1B का 50,000, टोटल 2 लाख का फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये है हमारा 80C, CCC और CCD का सेक्शन। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला जो सेक्शन आ रहा है वो है सेक्शन 80D, और इसको याद कैसे करना है, क्योंकि ये है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो सेक्शन 80D है दवाई का। तो दवाई का कौन सा सेक्शन? 80D। तो आइए देखते हैं इसमें कितना मिलता है आपको डिडक्शन। देखिए, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो किसी फैमिली मेंबर का हो, ठीक है, तो कितना आपको मिल जाएगा डिडक्शन? 30,000 तक का, 30,000 तक का।
अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 30,000, अदरवाइज 25,000। ये एक डिडक्शन हो गया। दूसरा, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, ठीक है, चाहे मदर हो या फादर हो, उनके लिए एडिशनल डिडक्शन है। कितना डिडक्शन है? वो भी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 30,000 और अदर केस में 25,000। तो ये दो डिडक्शंस हैं, एक अपना अपनी फैमिली मेंबर्स का और एक आपके पेरेंट्स का। पेरेंट्स का आप अलग से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सीनियर सिटीजन है दोनों ही केस में तो 30,000 और अगर सीनियर सिटीजन के अलावा है तो फिर 25,000। इतना आपको मिलता है सेक्शन 80D में डिडक्शन। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग करवाते हैं, कभी चले गए तो भाई फुल बॉडी चेकअप हो गया, शुगर, ये सब छोटी छोटी मोटी दवाइयों का खर्चा हो गया, तो इसका भी मिल जाता है सेक्शन 80D में डिडक्शन। लेकिन ये जो डिडक्शन मिलता है, ये जो 25,000 की लिमिट है, इसी में ही कंसीडर किया जाता है। और ये जितने डिडक्शन हैं 80D के, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका पेमेंट करोगे कैश में। नहीं, कैश में नहीं, जब आप पे करोगे अदर देन कैश। आपको अदर देन कैश पे करना है, तभी सेक्शन 80D का आपको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपको कैश में अलाउ हो जाएगा, लेकिन कितना? सिर्फ 5,000 तक। तो 5,000 तक आप कैश में 80D की डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी किसी भी डिडक्शन के लिए आपको अदर देन कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन है 80DD। अभी हमने देखा 80D और अब हम देखने जा रहे हैं 80DD। ये किन के लिए होता है? DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड, मतलब आपका फैमिली मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये डिडक्शन मिलती किसको है? रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF को। कौन कौन से पेमेंट इसके लिए एलिजिबल हैं? अगर आप जो आपका जो भी डिसेबल पर्सन है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में आप जो भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। लिमिट कितनी है? 75,000, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है उस केस में आपको डिडक्शन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, 1,25,000। तो अगर आपके घर में कोई विकलांग है, कोई डिसेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप उसका मेडिकल खर्चा जो है वो सारा खर्चा वर्चा आप ही उठा रहे हो, तो आपको 75,000 तक का मिल जाएगा डिडक्शन। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो फिर 1,25,000 तक का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है? तो वो बता रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसका स्पाउस, उसका हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, ये सब हो सकते हैं। HUF के लिए जितने मेंबर्स हैं HUF के, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो होली डिपेंडेंट होना चाहिए उस जो भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको मिल जाएगा 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल का डिडक्शन, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ सफ़र कर रहा है, पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80E की। आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया, अब आप आगे परस्यू करना चाहते हैं किसी हायर एजुकेशन के लिए, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर, आप चाहते हो कुछ बड़ा करना और इंटर के बाद आप कोई ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहते हो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फीस, बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप बैंक जाते हो और वहां से लेते हो लोन। तो उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी मिल जाएगा आपको डिडक्शन। तो अब अगर आप आगे किसी बड़े कोर्स में, मतलब इंटर के बाद जो हायर कोर्स होते हैं उनमें परस्यू करना चाहते हो, चाहे इंडिया या इंडिया के बाहर, और आप लेते हो बैंक से लोन, तो उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी मिल जाएगा आपको डिडक्शन। सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट का डिडक्शन मिलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करोगे उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और डिडक्शन कितने सालों तक अलाउ रहेगा? ओनली अप टू 8 ईयर्स। तो ये है सेक्शन 80E, एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उससे रिलेटेड डिडक्शन। आगे चलते हैं। आजकल पेट्रोल बड़ा महंगा हो रहा है, हम सभी लोग कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और कहीं ना कहीं आप सुन भी रहे होंगे कि आने वाला जो टाइम है वो ई व्हीकल का है, ठीक है। बहुत सी कंपनीज अब इंट्रोड्यूस कर रही हैं ई व्हीकल। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना, तो ये डिडक्शन है आपके लिए। ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए है ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है, ठीक है। आप लोन ले रहे हो कहाँ से? चाहे बैंक से ले लो, चाहे NBFC से ले लो। वो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होती हैं, जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं, अगर आप उनसे भी लोन ले लेते हो तो भी आप एलिजिबल हो।
अच्छा, लोन किसके लिए होना चाहिए? ओनली एंड ओनली परचेज ऑफ ई व्हीकल। अच्छा, लोन किस डेट से किस डेट के बीच में लेना चाहिए? तो 1/4/2019 से 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023, इस पीरियड के बीच में आपने लोन लिया होना चाहिए। ठीक है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा सर? जितना आपने साल भर में इंटरेस्ट पे किया है और 1.5 लाख, दोनों को तराजू में रखो। जो पलरा हल्का है, ठीक है, एक तराजू के एक तरफ रखो 1.5 लाख, एक तरफ रखो इंटरेस्ट जितना पे किया है। दोनों में से जो हल्का है, मतलब लोअर, वो मिल जाएगा आपको डिडक्शन। सर क्या इसका भी कोई पीरियड है? जब तक आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, तब तक आपको डिडक्शन मिलता रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ई व्हीकल के बारे में सोच रहे हो तो आप लोन लेके कर सकते हो। आपको सेक्शन 80 EEB का मिल जाएगा डिडक्शन।